नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे, राष्ट्र अमर बलिदानियों को कर रहा है नमन। उपराष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग जाकर दी शहीदों को श्रद्धांजलि, स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। राष्ट्रपति ने भीषण नरसंहार को बताया सभ्यता पर कलंक, कहा कभी भूल नहीं सकते बलिदान का वो दिन। प्रधानमंत्री ने भी शहादत को किया याद। कर्नाटक की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने वालों पर उठाए सवाल। तमिलनाडु में भी रैली को किया संबोधित, कहा विपक्ष के पास मोदी हटाओ एकमात्र एजेंडा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी के शाहजहांपुर और बदायूं रैली। बदायूं में एसपी बीएसपी गठबंधन पर साधा निशाना। शाहजहांपुर में कहा कमजोर विपक्ष देश की रक्षा नहीं कर सकता। एसपी बीएसपी गठबंधन ने भी बदायूं में रैली की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कर्नाटक में चुनावी जनसभा। निजी कंपनी को मिली कर छूट को राफेल सौदे से जोड़ना गलत, मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रामनवमी का पावन पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से मिलती है उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। निजी क्षेत्र के अलग अलग फील्ड के 9 पेशेवरों को केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है। इन्हें सरकारी सेवा में लैटरल प्रवेश प्रक्रिया के जरिए सीधा प्रवेश दिया गया है। सरकार का ये कदम महत्वपूर्ण नीतियों में बनाने और बेहतर अमल के लिए पेशेवरों को शामिल करने के बदलाव के तौर पर है। ये पहली बार है कि निजी क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने 9 गैर सरकारी पेशेवरों की केंद्र सरकार के विभागों में नियुक्ति के लिए चयन किया है। इन्हें संयुक्त सचिव बनाया गया है। सरकारी विभागों में जिन विशेषज्ञों को नियुक्ति मिली है उनमें कोकली घोष, जिन्हें कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में नियुक्त किया गया है। अंबर दुबे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। वहीं राजीव सक्सेना को आर्थिक मामलों के विभाग, दिनेश दयानंद जगदाले को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में और सुजीत कुमार वाजपेयी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में नियुक्ति मिली है। वाणिज्य विभाग में अरुण गोयल, वित्तीय सेवा विभाग में सौरभ मिश्रा, सड़क परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में सुमन प्रसाद सिंह और शिपिंग मंत्रालय में भूषण कुमार को नियुक्ति मिली है। चुने गए विशेषज्ञ केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के नियमों और शर्तों के तहत संबंधित विभागों में अपनी सेवा देंगे। उन्हें संयुक्त सचिव स्तर की तनख्वाह और सुविधाएं दी जाएंगी। जून 2018 में लेटरल एंट्री के तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर पर नियुक्तियों के लिए आवेदन जारी किए थे। यूपीएससी ने 3 स्तर चयन प्रक्रिया के जरिए इनका चयन किया है। अधिकतर संयुक्त सचिव पद पर अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि निश्चित अवधि के अनुबंध पर लेटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञों को सिस्टम में शामिल किए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए इस विषय पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुशील चंद्र त्रिपाठी, पूर्व सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। ये पहली बार है कि निजी क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर लिया जा रहा है। इस लैटरल एंट्री को कैसे देखते हैं आप, और विशेषज्ञता के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है?
देखिए, समय बहुत बदल रहा है। आज के युग में विभिन्न विषयों में कॉम्प्लेक्सिटी और विशेष अनुभव, विशेष जानकारी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जी। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ हम जो हमारे ऑल इंडिया सेवा के और केंद्रीय सेवा के अधिकारी हैं, जिन्हें हम विश्वविद्यालय से निकलने के बाद ही उनका चयन करते हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव के लिए और फिर कार्य के लिए नियुक्त करते हैं, वो अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, लेकिन वो विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं। वह देश के, प्रदेश के बारे में, लोगों के बारे में और उनकी समस्याओं की जानकारी जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर सभी जगह काम करके बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन विषय के बारे में, विषयों के बारे में जो आजकल नई नई जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं, जो एक सारी दुनिया में कहीं भी जानकारी हो तो दूसरी जगह फैलती है, पहुंचती है, उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। तो आज की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए सभी विभागों में और विशेष करके अभी जैसे 9-10 विभागों में एक एक संयुक्त सचिव स्तर पर विशेषज्ञों को लिया गया है, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक उस विषय पर विशेष जानकारी हासिल की है। तो ये एक एनरिच करता है शासन प्रशासन को और इसे उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये इसमें कहना चाहूँगा कि अभी शायद इन्हें 3 साल के लिए, जो अब बढ़कर के 5 साल हो, उसी के लिए रखा गया है। इन्हें मेरे विचार से 5 साल के लिए निश्चित अवधि के लिए प्रारंभ में रखना चाहिए और अगर दोनों तरफ से उनको भी उपयुक्त लगता है और शासन को उपयुक्त लगता है तो 5 साल और 10 वर्ष तक रखना चाहिए। और अगर 10 वर्ष के बाद वो उपयुक्त पाए जाते हैं तो अपर सचिव और सचिव के पद पर भी नियुक्त किया जा सकता है। पहले भी लैटरल एंट्री से लोग आए थे, लेकिन इतनी संख्या में नहीं थे और ज़्यादातर अर्थशास्त्री या कुछ तकनीकी विभागों में कुछ लोग आए थे। उसमें उदाहरण के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह और मनटेक सिंह अहलूवालिया बहुत प्रमुख रहे हैं। तो इससे शासन प्रशासन में एक और जानकारी और एक एनरिचमेंट होता है, नई ऊर्जा योजनाओं को बनाने में, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में, और जो विषय की आवश्यकता होती है, जानकारी की आवश्यकता होती है, उससे, उस अनुभव से और उस जानकारी से और लाभ मिलने की गुंजाइश है। जी बिल्कुल। भारतीय प्रशासनिक सेवा में विषय विशेषज्ञता की जो इम्पोर्टेंस है उसको आपने भी बताया कि कितनी ज़रूरी है वो, और जिस तरीके के बड़े राज्यों में भी नौकरशाहों की कमी है, उससे भी इसकी कमी पूरी होगी और एक पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में एक नई ऊर्जा का भी संचार होगा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं मानता हूँ इससे हमारे योजना बनाने और क्रियान्वयन में इसका हमें लाभ मिलेगा। जी। और साथ ही आपसे सर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक इस पहली बार हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में लिया गया है, बहुत से स्तर पर इसका विरोध भी हुआ कि कहीं ना कहीं ये उन लोगों की अनदेखी है कि जो लोग शुरू से, जिनको कि उनके अनुभव के आधार पर प्रमोट किया जाता था, तो इसे आप किस तरीके से लेंगे? नहीं, इसको देखिए उस तरीके से नहीं लेना चाहिए। और पहले भी ये बातें रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एजुकेशन एडवाइजर्स होते थे, जो डीजीटीडी उद्योग विभाग होता था उसमें इंडस्ट्रियल एडवाइजर्स होते थे, टेक्निकल एडवाइजर्स होते थे, जहां वित्तीय और आर्थिक विभाग के मंत्रालय हैं और अन्य मंत्रालय जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं उसमें इकोनॉमिक एडवाइजर्स होते थे, अभी भी होते हैं। तो विशेषज्ञ तो होते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं उनको देखते हुए कि इसमें विषय विशेषज्ञों की ज़्यादा आवश्यकता बढ़ रही है। सारी दुनिया में जब हमारे लोग जाते हैं तो चाहे कॉमर्स मंत्रालय हो या कोई और मंत्रालय हो, उसमें जो अन्य देशों के लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, तो जो विषय विशेषज्ञता उन लोगों की होती है, हमारे लोगों में कभी कभी उतनी नहीं होती, क्योंकि हम हमेशा जो हमारे भारतीय प्रशासन सेवा के या केंद्रीय सेवा के अधिकारी हैं, उनको एक ही विषय में हम नहीं रखते हैं और उन्हें कभी हम राज्यों में रखते हैं, कभी जिले में रखते हैं, कभी केंद्र में रखते हैं। वो आवश्यक भी है कि हमारा देश इतना बड़ा है, समस्याओं को जानने के लिए बहुत आवश्यक है, वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन विषय की जानकारी होने के लिए उस विषय पर लगातार कुछ वर्षों तक रहना होता है। उस विषय के एकेडमिक जानकारी भी
बदलती रहती है, उसमें वृद्धि करना और उस जानकारी को हमेशा बढ़ाना, उसकी भी आवश्यकता होती है, तो वो कभी कभी नहीं रह पाता है। इसलिए ये ठीक है। और जहां बात रही कि लोगों को इसमें प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स में और लोगों को कमी आएगी, मेरे विचार से ऐसा नहीं है। बहुत से पद ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे प्रशासन का तंत्र इतना बढ़ गया है कि बहुत पद हैं, राज्यों में बहुत पद हैं, केंद्र में बहुत पद हैं। और ये तो देखिए हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था है, उसमें 10 लोग आ रहे हैं, तो इन 10 लोगों के आने से कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। पहले लोगों को ये लगता था कि पता नहीं किस प्रकार से इनका चयन होगा, कहीं ऐसा तो नहीं लोग अपने परिचितों को ही लाना चाहते हैं। तो वो बात पहले जब आई थी तो उस समय भी मैंने इसका जिक्र किया था कि इसमें व्यवस्था में विश्वास लोगों का बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि यह चयन यूपीएससी के माध्यम से हो। वो एक संवैधानिक बॉडी है, वही चयन करती है अन्य अधिकारियों का भी। तो ये चयन भी यूपीएससी के माध्यम से हुआ है, इसलिए इसमें भी कोई हमें बिल्कुल इसकी पारदर्शिता कोई आलोचना की बात नहीं दिखती है। और केवल 10 अधिकारी में से अभी 9 आए हैं जी, तो उनसे कोई प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स में ऐसी कोई हमें तो अड़चन नहीं दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और बुलेटिन में अब खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक में रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने वालों पर सवाल उठाए। जब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है तो ये पूरी पलटन, ये महामिलावटी लोग सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठाने के लिए आगे आ जाते हैं। ये लोग इतने नीचे गए हैं कि देश के सेनाध्यक्ष को भी गली का गुंडा कहते हैं, गली का गुंडा। इन्होंने शर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में भी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ मोदी हटाओ के एकमात्र एजेंडे पर काम कर रहे हैं। Congress, DMK and their Mahamilawat alliance had no vision for mission for the nation. Their only glue is hatred for Modi. Day and night they say one thing, remove Modi, remove Modi, remove Modi. और इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के थेनी में भी रैली को संबोधित किया। रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में लोगों ने जेएमके और कांग्रेस का अंत करने का मन बना लिया है। उन्होंने महागठबंधन को मिलावटी बताया। उन्होंने कहा कि महामिलावटी देश के विकास के लिए काम नहीं कर रही है। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार गरीबों को पैसा देगी। गरीबों के खाते में हर साल 72,000 रुपए यानी कि 5 साल में 3,60,000 रुपए दिए जाएंगे। और आइए सीधा रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां से हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृति, बेहद दिलचस्प है ये पूरा मुकाबला। प्रधानमंत्री की भी आज वहां पे रैली थी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी रैली थी। क्या कुछ खास बातें इस रैली में सामने निकल कर आई?
जी हाँ अमृता, आज प्रधानमंत्री मोदी की भी कर्नाटका में रैली थी, वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की भी रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव इलेक्शंस जो असेंबली के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए नहीं है, बल्कि एक नए भारत के लिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जहां कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस परिवारवाद को आगे बढ़ाता है, वहीं बीजेपी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने भी जितने किसान हैं उनको साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों पर फोकस करेगी और साथ ही ये कहा कि एक अलग बजट भी वो किसानों के लिए लाएगी। देखिए, दोनों रैलियां बेहद अहम थी इन पार्टियों के लिए, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के करिश्मे के चलते और उनकी जो वाकपटुता है उसके चलते कर्नाटका में 2014 से भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है बीजेपी का। और बीजेपी को उम्मीद है कि जिन 27 सीटों पर वो लड़ रही है उनमें से तकरीबन 20 से 21 सीट वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के चलते जीत सकती है। वहीं अगर हम कांग्रेस जेडीएस अलायंस की बात करें तो देखिए, कई दिनों से उनके कोलिएशन में एक जो अनईजीनेस थी वो सामने आई। तो इस बार जो कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं ने मंच साझा किया, अपने वर्कर्स को एक ये संदेश देने के लिए दिया कि कांग्रेस और जेडीएस एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण रैलियां थी दोनों ही पार्टी के लिए। जी अमृता। बिल्कुल कृति, 28 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य की अगर मैं बात करूं, दिलचस्प मुकाबले की क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं और जो मुद्दे खासकर यहाँ लोगों के जहन में हैं, आपके लोगों से मुलाकात हुई होगी? जी हाँ अमृता, देखिए, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसको ड्यूअल वोटर्स का स्टेट कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो एक पार्टी को सत्ता देते हैं स्टेट में, वहीं दूसरी पार्टी को सत्ता देते हैं केंद्र में। तो इसीलिए बीजेपी का कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में, और साथ ही साथ बीजेपी का मानना है कि जितनी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उसका काफी फायदा बीजेपी को मिलेगा। वहीं कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से उसने अपना मैनिफेस्टो बनाया है लोग उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो देखिए, अगर मैं सिर्फ बेंगलुरु की ही बात करूं तो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रैफिक है, जिस तरह की यहाँ पर लेक्स हैं, जो उसमें गंदगी है, और साथ ही साथ जो पानी की कमी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कर्नाटका में। क्योंकि देखिए, एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि जिस तरह की स्थिति केप टाउन में हुई थी वैसी स्थिति भारत में कर्नाटका में हो सकती है। तो पानी की जो कमी है वो भी जो मतदाता हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। अमृता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कृति इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये मुद्दे लोगों के जहन में रहेंगे जब वोट करने के लिए निकलेंगे। और इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के बदायूं और शाहजहांपुर में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने बदायूं में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कमजोर विपक्ष देश की रक्षा नहीं कर सकता। ये लोग करेंगे, आप मानते हैं ये गठबंधन वाले देश की रक्षा कर सकते हैं क्या? अरे मित्रों, अभी अभी पुलवामा में हमला हो गया। 10 साल तक पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये मायावती और अखिलेश का समर्थन था। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल तक ये आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे और आतंक गिराते थे, कोई जवाब दिया नहीं गया। अमित शाह ने शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब पुलवामा हमले का हमने बदला लिया तो बुआ भतीजा की जोड़ी सदमे में आ गई थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आज एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन की रैली हुई। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा कि मोदी सरकार ने जो कुछ अच्छे दिन लाने के वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। महागठबंधन की रैली को अखिलेश यादव और अजीत सिंह ने भी संबोधित किया। गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों वे अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को अपना वोट न देकर उनकी पार्टी को वोट दे। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूत हैं, लोग उसे ही वोट करें। और सीपीएम खाली केरला में कुछ है और हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, और कांग्रेस वो भी नहीं कर पाएगा। थोड़ा थोड़ा स्टेट में जिसमें उसका है उसमें उसको करने दो, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिधर में हम है स्ट्रांग, क्यों आप कांग्रेस को वोट देंगे? जिधर में चंद्रबाबू नायडू है और जो रीजनल पार्टी है, क्यों आप और किसी को वोट देंगे? ऐसा हम चाहते हैं बिहार में लालू जी आगे बढ़े, हम चाहते हैं यूपी में मायावती जी, अखिलेश यादव, अजीत सिंह आगे बढ़े, हम चाहते हैं तमिलनाडु में जो रीजनल पार्टीज है आगे बढ़े। और कुछ और खबरें। रक्षा मंत्रालय ने एक निजी कंपनी को फ्रांस सरकार की ओर से कर में छूट दिए जाने को लेकर उठे सवाल पर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि इसे राफेल विमान सौदे के साथ जोड़ना गलत और भ्रामक है। मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद मंत्रालय इसका संज्ञान ले चुका है। मंत्रालय ने कहा कि ना तो कर में छूट की अवधि और ना ही कर में छूट के मुद्दे का राफेल सौदे से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और देश आज जलियांवाला बाग के शहीदों को याद कर रहा है। आइए देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे हो गए। इस मौके पर देश भर में यहां शहीद हुए सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में आज विशेष कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने शिरकत की। उन्होंने जलियांवाला बाग स्मारक जाकर अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग त्रासदी की 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति को स्मारक के पुनरुद्धार, विकास और विस्तार परियोजना की जानकारी भी दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित फोटो प्रदर्शनी को भी उन्होंने देखा। प्रदर्शनी के 45 पैनलों में जलियांवाला बाग त्रासदी के विभिन्न ऐतिहासिक पहलुओं जैसे कि तत्कालीन समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें, महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पत्रों को प्रदर्शित किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने पर 100 रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया है। इसके अलावा विशेष तरह का डाक टिकट भी जारी किया गया। करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी से कि स्मारक डाक टिकट को भी जारी किया जाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्मारक में अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति ने इसके बाद विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल श्री वीपी सिंह बदनौर, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुण गोयल भी मौजूद थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि 100 साल पहले आज ही के दिन हमारे प्यारे स्वाधीनता सेनानी जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे। वो भीषण नरसंहार सभ्यता पर कलंक है। बलिदान का वो दिन भारत कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि उनकी पावन स्मृति में जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने के मौके पर शहीदों को याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने निर्ममता से असहाय निहत्थे निरपराध नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर मानव इतिहास में सदा के लिए एक जघन्य रक्त रंजित अध्याय जोड़ दिया। आधिकारिक संख्या के अनुसार सैकड़ों नागरिक हताहत हुए। उन्होंने लिखा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आजादी का मूल्य शहीदों ने अपने प्राणों से चुकाया है। जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरा होने के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समाचार पत्रों में आलेख भी लिखे हैं। उपराष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की पीड़ा शीर्षक से लिखे लेख में कहा कि आज मानव इतिहास के एक जघन्य हत्याकांड और भारत में अंग्रेजी हुकूमत के सबसे काले अध्याय जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में एकत्र हजारों मासूम भारतीय नागरिकों की भीड़ पर गोलियां चलाई गईं। सैकड़ों की संख्या में निर्दोष नागरिक हताहत और गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन की दिशा को ही बदल दिया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना के बाद आज भारत विश्व में और आगे बढ़ चुका है। महात्मा गांधी ने विश्व को दिखाया कि कैसे शांति और अहिंसा के सामने विश्व की सबसे ताकतवर औपनिवेशिक सत्ता भी घुटने टेक सकती है। निसंदेह उपनिवेशवाद का दौर अब गुजर चुका है, फिर भी ये जरूरी है कि हम इतिहास से सबक सीखें और मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और देश भर में रामनवमी का पावन पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। आज सुबह से ही मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से लोग पूजा अर्चना में लगे हैं, वहीं मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस मौके पर पवित्र नदियों के तट पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि भगवान राम का जीवन स्वयं में एक संदेश है और हमें मन, विचार और कर्म से श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्र सेवा का और समाज में भाईचारे का वातावरण बनाने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रामनवमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भगवान राम उदारता, न्याय, साहस और करुणा जैसे सद्गुणों की साक्षात मूर्त स्वरूप थे। आजन्म सत्य, माता पिता के सम्मान, दया और जीव मात्र से स्नेह जैसे आदर्शों को उन्होंने जिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श राजा थे। न्याय, सुशासन और जन कल्याण के प्रति उनका दृढ़ संकल्प आज भी हमारे लिए अनुकरणीय आदर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामनवमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।